Hello everyone, myself Deepti Thalia, DTA. I welcome you all on behalf of Reliable Institute Kota. Today we are here to discuss the solutions of JEE Main 2020 held in September, and it is the paper of 3rd September evening shift. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स लिखे हैं मैंने जो क्वेश्चन में गिवन है. इन दैट द 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन. डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे चाहे एस ब्लॉक से कह दीजिए चाहे पीरियोडिक टेबल से कह दीजिए, बट स्टेटमेंट डायरेक्ट है और हमें उनका आंसर बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं. तो चलिए स्टेटमेंट्स पे चलते हैं. बेरिलियम हैज़ अ स्मॉलर रेडियस एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, दैट वी ऑलरेडी नो. ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है बेरिलियम ऊपर है मैग्नीशियम नीचे है, तो बेरिलियम का रेडियस मैग्नीशियम से छोटा होगा. दैट वन इज करेक्ट. Beryllium has higher ionization enthalpy than aluminium. Obviously, beryllium सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और बेरिलियम ऑब्वियस सी बात है छोटा साइज है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है. This one, beryllium has higher ionization enthalpy than aluminium. This is correct. This one third, charge upon radius ratio of beryllium is greater than that of aluminium. Now the thing is, charge upon size ratio is almost same, almost equal होता है beryllium और magnesium का, beryllium और aluminium का. but if we talk about exact precise value, तो aluminium की जो charge density है that is charge upon radius ratio, वो aluminium के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है. वैसे in general we write कि आपने क्लास में भी शायद सुना ही होगा कि beryllium और aluminium charge upon radius ratio इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट अगर प्रिसाइजली बात करें तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा ज़्यादा है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि बेरिलियम का ज़्यादा है, ये गलत है. फोर्थ स्टेटमेंट पे चलें, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म मेनली कोवेलेंट कंपाउंड. दैट इज करेक्ट, क्योंकि इन दोनों की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है. पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का रीज़न है स्मॉल साइज, हायर चार्ज, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, और इसीलिए इनके कंपाउंड्स में काफ़ी ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होता है. जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास BeCl2, AlCl3, AlBr3 जो कि मेनली कोवेलेंट ही होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. गलत सिर्फ एक है, तो आप ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं कि ये 3 सही हैं. दिस वन इज इनकरेक्ट. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. दे हैव गिवन विद द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलर मास हमें H2O2 का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 34, और पूछी गई है सोल्यूशन की मोलारिटी, और साथ में पूछा है मास परसेंटेज. हाउ टू गेट द मोलारिटी एंड हाउ टू गेट द मास परसेंटेज. तो सबसे पहली चीज़ जो आपने क्लास में पढ़ा ही होगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, डिराइव कर सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2. यहाँ से डायरेक्ट मोलारिटी आ जाएगी. वॉल्यूम स्ट्रेंथ को पुट कीजिए, 5.6 नीचे 11.2 होता है. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोगों ने पक्के से पढ़ा ही होगा इसको. दिस इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 11.2 विच इज इक्वल टू 0.5 m. तो पहला आंसर है मोलारिटी. दूसरा हमें निकालना है मास परसेंटेज. अब मोलारिटी, अगर मोलारिटी 0.5 m है, इसका मतलब होता है 0.5 मोल पर लीटर. क्या मतलब हुआ इस बात का कि 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन विल कंटेन 0.5 मोल ऑफ H2O2. तो अगर हम इसे स्टेटमेंट की तरह लिख दें कि 1 लीटर सोल्यूशन विल कंटेन व्हाट, इट विल कंटेन 0.5 मोल ऑफ H2O2. यहाँ से एज द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. अगर 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml सोल्यूशन है, और डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर ml है, इसे ml में कन्वर्ट कीजिए, सोल्यूशन का आपके पास मास आ जाएगा. व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 1000 ml, डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml. तो यहाँ से व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कम्स आउट टू बी, दिस कम्स आउट टू बी 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम है. उसमें से H2O2 के मोल कितने हैं 0.5, और अगर H2O2 के मोल 0.5 हैं तो इंटू 34 विच इज़ इक्वल टू 17 ग्राम. H2O2 का मास पता है 17 ग्राम, निकालना था हमें मास परसेंटेज. मास परसेंटेज कैसे निकलता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट ऑफ सोल्यूट. वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ गया है 17 ग्राम डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 100. तो 17 divided by the 1000 into 100, this one, and the answer comes out to be 1.7%. तो मोलारिटी का हमारा आंसर है 0.5 m और मास परसेंटेज का हमारा आंसर है 1.7%. डायरेक्ट क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट से.
Let us move further for question number 3. This is a question from quantum number. हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन है जहाँ पे L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके n+1 तक. नॉर्मल कंडीशंस में आपको पता ही होगा L की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके n-1 तक. यानी अभी अगर n की वैल्यू 1 है यानी फर्स्ट शेल में जो L की वैल्यूज पॉसिबल होंगी 0, 1 एंड 2, क्योंकि n+1 तक वैल्यू जानी है. यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 2, दैट गोज टू कि फर्स्ट शेल में 1s भी होगा, 1p भी होगा और 1d भी होगा. अगर आप n = 2 में बात करेंगे तो L की वैल्यू फिर वेरी करेगी 0 से लेके n+1 तक यानी 3 तक. तो इट कैन बी 0, 1, 2, 3. It can be 2s, it can be 2p, it can be 2d और it can be 2f. L की वैल्यू 3 तक हमें जाना है. अब जब इनके फिलिंग के ऑर्डर की बात होगी तो वी नो दीज आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और वो डिसाइड होता है इनकी n+L वैल्यू से. n+L वैल्यू अगर इक्वल है तो n की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, अदरवाइज हम सबसे पहले फिल करेंगे जिसकी n+L की वैल्यू सबसे लोअर है. तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें, दिस इज 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2, ये n+L की वैल्यू लिख रही हूँ मैं. दिस इज 2 + 0, 2 + 1, 2 + 2 एंड 2 + 3. दिस वन 2f के लिए जो वैल्यू होगी 2 + 3. तो सबसे पहले 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी सबसे पहले फिलिंग का नंबर आएगा 1s का. उसके बाद इसके लिए भी n+L 2 है, इसके लिए भी n+L 2 है. हम पहले फिल करेंगे उसको जिसकी n की वैल्यू स्मॉलर है और n की वैल्यू स्मॉलर है 1p के लिए. तो 1s के बाद फिल होगा 1p, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखे जा रहे हैं. उसके बाद आएगा 2s. 2s के बाद हमारे पास नंबर आएगा जब 1d और 2p का कंपैरिजन होगा, दोनों की n+L की वैल्यू 3 है, हमें n की वैल्यू स्मॉलर वाले में पहले फिल करना होगा, दैट गोज टू 1d. उसके बाद नंबर आ जाएगा 2p का. आगे भी लिख सकते हैं, इतना हमारे लिए बहुत है. अब स्टार्ट करते हैं. अगर हमें 13 वाले की बात करनी है, 13 अगर भरा जाएगा यहाँ पे तो इट हैज़ टू बी 1s2, 1p6, 2s2. ये 13 वाले का कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रही हूँ. 1s2, 1p6, 2s2. 10 हो चुके हैं यहाँ तक, यानी अब आएगा इसके बाद 1d3. तो इट हैज़ अ हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल. नो, इट डज नॉट हैव अ हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल. 9 is the first alkali metal. अब alkali metal can be taken at 1 पे भी हो सकता था वो 1s1, it may be hypothetically, और it may be अगर हमें 9 भरना होता तो 1s2, 1p6 और 2s1. But that may be or may not be taken as the first alkali metal. तो we are not sure about this. Now moving further, 8 is the first noble gas. अगर आप 8 वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप यहाँ से तो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 एंड 1p6. तो फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो पक्की बात है कि यही फर्स्ट नोबल गैस होगा, क्योंकि नोबल गैसेस का जो आउटरमोस्ट शेल होता है s2p6 कॉन्फ़िगरेशन पे. फोर्थ वन 6 हैज़ अ 2p वैलेंस सबशेल. अगर आप 6 एटॉमिक नंबर वाले को फिल करेंगे तो 6 एटॉमिक नंबर वाले का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2p, 1s2 एंड 1p4. तो इसमें तो 2p तक हम पहुँचे ही नहीं हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर. जो सबसे सही ऑप्शन है इसका कि 8 इज़ द फर्स्ट नोबल गैस, क्योंकि 8 पे कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1p6 आता है, विच इज़ अ स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस शुड बी द फर्स्ट नोबल गैस. हेलो स्टूडेंट, myself Dr. रीना माहेश्वरी DRM मैम फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा. बच्चों, आज हम लोग 3 सितंबर के जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर हुआ केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं. केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन था वो था 4th नंबर क्वेश्चन. जो क्वेश्चन जो मैं पढ़ रही हूँ वो है 3 आइसोमर A, B एंड C मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H11N गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट. उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने को दे रखे हैं, उनके बेसिस पे अपने को A, B एंड C की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, विच आर गिवन दी इन द ऑप्शंस में वो सब दे रखे हैं. सी उन्होंने लिखा A एंड C का डाइजोटाइजेशन किया पहले तो, यानी NaNO2HCl से उसकी रिएक्शन कराई. P + Q बन रहा है बेटा. P और Q की आप पहले हाइड्रोलिसिस किया. सबको पता है कि जब डायएजोनियम का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनॉल बन जाता है. और फिर कहा गया कि जो भी है उसका ऑक्सीडेशन किया KMnO4 से, तो R प्रोडक्ट बन रहा है जो कि प्रोडक्ट A से चलेगा और
एस प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोडक्ट सी से बनेगा, यानी ए की सीक्वेंस में चलेंगे तो हमें मिलेगा लास्ट में आर प्रोडक्ट, और सी की सीक्वेंस में चलेंगे तो हमें मिलेगा एस प्रोडक्ट। अब जरा देखिए एक हिंट क्या दिया हुआ था, आर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एस, यानी आर का बॉइलिंग पॉइंट एस से कम है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एक और हिंट उन्होंने दिया है कि बी हिंसबर्ग रिएजेंट PHSO2Cl के साथ एल्कली इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है बच्चों। तो अब जरा थोड़ा सोचो, ए बी सी जो है वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दे रखा है, यानी कि वो आइसोमर्स होंगे आपस में। उसके बाद एक हेल्प हमें कर रखी है कि जो बी है वो एल्कली इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी बी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए सेकेंडरी अमाइन। हम जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन में जो बी है वो एल्कली इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो बी हमारा सेकेंडरी अमाइन होगा। अब चलते हैं हम ए और सी की तरफ। अगर हम ऑप्शंस पर ध्यान दें और उनको करना स्टार्ट करें तो अगर हम इसको ए माने जिसमें ऑर्थो पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, अमाइन और इथाइल ग्रुप, इसका डाइजोटाइजेशन करके बेटा हम लोगों ने डाइजोनियम कंपाउंड बना के हाइड्रोलिसिस करके ऑक्सीडेशन किया तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिला। एंड एज यू नो दैट कि सैलिसिलिक एसिड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वहीं पर हम सी को लें ऐसा जिसके अंदर अमाइन और इथाइल ग्रुप पैरा पे लगे हुए हो, उसका डाइजोटाइजेशन किया जाए, फिर हाइड्रोलिसिस करके ऑक्सीडेशन किया जाए, तो ये जो OH और CHH ग्रुप है दोनों एक दूसरे के पैरा पर आ जाएंगे। इसका मतलब आर में तो हो रही है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एस के अंदर हो रही है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और बॉइलिंग पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उस हिसाब से कहा गया आर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपका जो ए अमाइन है वो ऑर्थो वाला रहा होगा। इस तरह से बच्चों जो हमारा आंसर आता है इस क्वेश्चन में वो आंसर आ जाता है सेकेंड, क्योंकि सेकेंड के अंदर ए ये दे रखा है, बी मैंने बोला सेकेंडरी अमाइन होगा। बी क्यों सेकेंडरी अमाइन होगा बेटा, क्योंकि PHSO2Cl के साथ वो एल्कली इंसॉल्युबल कंपाउंड बना रहा है, और जो सी है वो हमारा एक पैरा आइसोमर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, अ क्वेश्चन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। और अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है थोड़ा बहुत भी ढंग से तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था। What they are saying, 100 ml of 0.1 m HCl is titrated against 0.1 m NaOH. HCl is a strong acid as we know and NaOH is a strong base. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनका जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा दैट हैज़ टू कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे एट इक्विवेलेंस पॉइंट जब इनकी रिएक्शन होने वाली है HCl प्लस NaOH। व्हाट दीज आर गोइंग टू फॉर्म, दीज आर गोइंग टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। एंड NaCl का जो pH होगा इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द pH हैज़ टू बी 7। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पर्टिकुलरली pH 7 आना ही है। स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बिगनिंग में आपके पास HCl होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH यहाँ से 0.1 m HCl से अगर आप pH निकालेंगे तो वो तो 1 आता है। उससे जब स्टार्ट होगा ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास का जो रीजन होता है वो वर्टिकल होता है, और इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ आएगा वेयर इट वुड बी एट 7। और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में जब आप अगर, और वैसे तो ये तो अगर टाइट्रेशन इतनी ही होनी है तो इसे तो एग्जैक्ट यहीं पर रुक जाना चाहिए, बट इक्विवेलेंस पॉइंट वर्टिकल पोर्शन के बीच में आता है। आपको ऐसा नहीं करना, या तो आप ग्राफ को बिल्कुल यहीं पर रोकते और अगर आपको आगे बनाना है कि आप NaOH और डालते तो जो pH का वेरिएशन होता वो इसी तरीके से होता। एंड बिकॉज द इक्विवेलेंस पॉइंट हैज़ टू बी एट 7, दिस हैज़ टू बी द ग्राफ ऑफ दिस टाइट्रेशन। और डायरेक्ट क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों का ये सबका सही ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि एसिड रेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग A to D रिगार्डिंग एसिड रेन इज और आर। उन्होंने 4 स्टेटमेंट दे रखे स्मॉल ABCD करके, और 1 2 3 4 जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर ऑप्शंस में दिया हुआ है C&D, ABND, C ओनली, ACD, इस तरह से बना के दिया हुआ है। तो जरा देखते हैं। पहला था ए, एसिड रेन के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन ये है, पहला है इट कैन कोरोड वाटर पाइप्स, जो कि बिल्कुल सही है, वाटर पाइप्स को कोरोड करती है एसिड रेन। इट कैन डैमेज स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्टोन्स, बिल्कुल करेक्ट। जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि स्टोन द्वारा बनाई जाती हैं उन सबको ये क्या करती है, खराब कर देती है, डैमेज कर देती है। इट कैन नॉट कॉज रेस्पिरेटरी
अलाइनमेंट इन द एनिमल, जो कि गलत है। कोई भी एसिड रेन के कारण, जो कि एक पोल्यूशन है, उसके कारण एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना वाजिब है, जो कि होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर ट्रीज, अंडरस्टूड है कि एसिड रेन जो है वो ट्रीज के लिए यूजफुल तो कभी नहीं है, इट इज़ हार्मफुल। यहाँ लिखा है इट इज़ नॉट हार्मफुल, यानी ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या होगा, फॉल्स होगा, इनकरेक्ट होगा। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो फर्स्ट होगा, सी एंड डी। सी एंड डी सेंटेंस दोनों ही गलत सेंटेंस दिए हुए हैं, गलत स्टेटमेंट दिए हुए हैं एसिड रेन के बारे में। Let us move forward for question number 7. Again, a direct question from periodic table. बहुत ही आसान सा question. They have given 5 successive ionization enthalpies और हमसे पूछा गया है कि इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आप लोगों ने क्लास में भी बहुत बार पढ़ा ही होगा। दैट इज़ कि अगर सडन जंप दिखाई देता है, सडन जंप जैसे यहाँ पे आप चलें तो करीबन लाइक 8 टाइम्स जंप हो रहा है ये। दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, नो डाउट कि ये 3 टाइम्स जंप है, बट जब इनर्ट गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने वाला होता है तो जो जंप होता है दैट इज़ अराउंड 8-10 टाइम्स का जंप होता है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ देयर इज़ अ सडन जंप, ये हमें दिखाई दे रहा है 7-8 टाइम्स का जंप है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस फोर्थ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ IE1, ये IE1 है, ये IE2, दिस इज़ IE3 एंड दिस इज़ IE4, ये IE4 है हमारा। इसका मतलब हुआ कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। इसका क्या मतलब हुआ कि द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अगर सडन जंप दिखाई दे रहा है कि मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में ये एलिमेंट स्टेबल हो गया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने एक्वायर कर लिया है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको निकालने के बाद में ये पहुंच गया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे। लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p1 और उसको निकालने के बाद में फिर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाता है। तो आपको ये वाला जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला p1 से, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो 3s2 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बट यहाँ पर इतना रिलेटिवली बड़ा जंप नहीं है। जब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात आएगी तो जो जंप होगा वो रिलेटिवली काफ़ी बड़ा होगा, 8-10 टाइम्स का जंप होगा। बाकी p3 कॉन्फ़िगरेशन या s2 कॉन्फ़िगरेशन, जिनको हम रिलेटिवली थोड़ा बहुत स्टेबल कह देते हैं, उनमें जंप होगा तो 2-3 टाइम्स का होता है। तो यहाँ पर भी है जंप, बट ये सबसे बड़ा जंप है एंड दैट इज़ व्हाट द डिसाइडिंग फैक्टर इज़ कि यहाँ पे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुका है और इसीलिए इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आइडियल गैस डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जिसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है और ना बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सिंपली दे आर सेइंग 1 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है, पी टोटल आपको निकालना है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये डाल्टन्स लॉ में हम बोलते ही हैं, वो गिवन ही है। एंड एज वी ऑल नो, किसी का भी पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज दैट, दैट इज इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द पी टोटल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है डाल्टन्स लॉ से। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका उसके खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और क्योंकि तीनों के 1-1 मोल हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाय 3, उसके खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू पी टोटल, and by this we can easily get that P total will come out to be 6 atm. एक बहुत ही easy सा question from ideal gas. Let us move further for question number 9, a question from coordination compounds. और this one, रुथेनियम कहाँ आता है? रुथेनियम, रुथेनियम आता है आयरन के नीचे, आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। तो रुथेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आयरन वाला कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6-4s2। तो रुथेनियम का कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप रुथेनियम न्यूट्रल लिखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d6-5s2।
पर क्योंकि हमने रुथेनियम +2 में लिखा है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रुथेनियम 2 प्लस द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 5s0, 4d6 5s0। अब हमें इसमें स्प्लिटिंग बतानी है, तो रुथेनियम 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो EN इथाइलिन डायामाइन, दिस इज SFL, ये खुद ही SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नाइट्रोजन इसका डोनर है। और दूसरी चीज़ रुथेनियम इज एन एलिमेंट ऑफ 4D, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि 4D और 5D के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लो स्पिन होते हैं। लो स्पिन होने का मतलब उनमें पेयरिंग होती ही होती है, और वैसे भी यहाँ पर तो ये जो लिगेंड बैठा है वो SFL है। इवन अगर ये WFL वीक फील्ड लिगेंड होता तो भी पेयरिंग तो होती। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे बैठा है, यानी ऑक्टाहेड्रल वाली स्प्लिटिंग अगर हम बनाएं, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा दिस वे। ये कौन से हैं? ये हैं T2G और ये हैं EG। और अगर हमें SFL के एंटर बनानी है तो हमें पेयरिंग करवानी पड़ेगी, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएंगे, D6 कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट वन इज दिस वे। ये वैसे तो जब हमने D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, नॉर्मल केस में जो D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो इस तरीके का है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आके पेयर अप हो जाएंगे क्योंकि एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, EN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4D का मेंबर है। तो दिस वन यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कि EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और T2G में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 6। सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस विल बी T2G 6 एंड EG 0। यहीं पर अगर हम आयरन की बात करें, 3D का मेंबर है, जहाँ तक बात है H2O की, ये एक WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा। आयरन +2 कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 ही है, तो यहाँ पर तो ये इसी तरीके का होता। जब ये डीजनरेट सिचुएशन में है तो ये D6, पर जब हम इसकी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कराएंगे दिस वे, ये T2G एंड दिस वन इज EG। यहाँ पे क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी, एक वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस वे, इस तरीके से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज T2G4 एंड EG2। आप चाहें तो इसे 2 1 1 एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 1, या मैं एक साथ इलेक्ट्रॉन लिख के 4 और 2। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। दे आर आस्किंग कि इन 4 ऑप्शंस में से किस केस में आयनिक मिशेल बनने वाला है। तो अगर आपको पता हो कि मिशेल फॉर्मेशन का लॉजिक क्या है, कि मिशेल फॉर्मेशन होता कैसे है, कि मिशेल फॉर्मेशन होने के लिए जो पार्टिकल है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। जो दिस वन, ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, यानी एक सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है और एक सॉल्वेंट को रिपेल करता है, मतलब वो उससे फोबिक है। इफ़ वी टॉक अबाउट इस तरीके के अगर 2 पार्ट बनाएं, एक पार्ट है सॉल्वेंट लविंग दैट इज फिलिक, और दूसरा पार्ट है सॉल्वेंट हीटिंग फोबिक। तो होता क्या है कि जब हम इसको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में डालते हैं तो ये जो फोबिक वाले पार्ट हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं एंड तब जाके मिशेल फॉर्मेशन होना होता है। तो मिशेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल का रिपल्शन सॉल्वेंट के लिए, या आप ऐसा बोल दीजिए उसका फोबिक नेचर। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, एक्सेस वाटर टू दिस, अगर आपने इसमें मिलाया तो ये पार्ट भी आयनिक है और ये पार्ट भी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आयनिक है, तो एक्चुअली यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। फोबिक वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए जो कि सॉल्वेंट को इतना रिपेल करे, और तब जाके वो जो फोबिक वाले पार्ट होते हैं, दिस वन, ये जो सॉल्वेंट हीटिंग वाले पार्ट होते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और फिर मिशेल बनता है। तो यहाँ पे एक्सेस वाटर ऐड करेंगे तो ये पार्ट वाटर के लिए अट्रैक्ट होगा, यहाँ से भी वाटर के लिए अट्रैक्ट होगा, तो इसका जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो काफ़ी छोटा होगा, छोटा पार्ट है, एंड दिस कैन नॉट फॉर्म अ आयनिक मिशेल। यहाँ चलें एक्सेस वाटर, नो डाउट अबाउट दिस कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, बट यहाँ पर आप देखिए ये जैसा मैं बोल रही थी कि मिशेल फॉर्मेशन के लिए इस तरीके का पार्ट होना चाहिए जिसमें एक पार्ट होगा जो उसको अट्रैक्ट करेगा और एक पार्ट होगा जो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। एंड दिस हैज़ अ हाइड्रोफोबिक, ये क्या है, ये कार्बन चेन है, नॉन पोलर जैसा है, तो ये पार्ट क्योंकि वाटर के लिए रिपेलिंग होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, तो ये सारे पार्ट्स आपस में जुड़ेंगे। सरफेस पे जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, सल्फेट, और ये इस तरीके से जैसा आपने पढ़ा ही होगा कि दीज आर गोइंग टू फॉर्म अ मिशेल, इस तरीके से मिशेल बनाते हैं, इनके सरफेस पे जाएगा इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ मिशेल। ये जो डॉट से दिखाया जा रहा है, यू मस्ट हैव स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल।
कि सरफेस पे इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट जाएगा, अंदर इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, सरफेस पे जो पार्ट होगा वो SO4 नेगेटिव वाला होगा एंड दैट विल फॉर्म एन आयनिक मिशेल। एज थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी आप ध्यान से देख लीजिए, लिक्विड डाइथाइल ईथर, तो ईथर में तो डाइथाइल ईथर वाला इथाइल वाला जो ग्रुप है वो बहुत छोटा है, तो दैट वो सॉल्युबल हो जाएगा। सोडियम स्टीयरेट, नो डाउट दिस स्टीयरेट पार्ट इज अगेन 17 कार्बन एटम ग्रुप, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये वाटर में नहीं मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, टोलुइन में, और टोलुइन तो खुद ही नॉन पोलर है, तो वो तो इसके सोडियम स्टीयरेट वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक नहीं होगा वो पार्ट, तो क्योंकि अट्रैक्ट होगा इसलिए मिशेल इस केस में नहीं बनेगा। मिशेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पार्टिकल का फोबिक नेचर, and that has to be in the second option because of this hydrophobic part. क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों रिलेटेड टू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, और हमें कुछ हाईलाइट दे रखे हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर का, अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब हम SN2 रिएक्शन के अगर रिमार्क्स पर चलें तो SN2 रिएक्शन के अंदर कार्बन पर जहां हैलाइड लगा है वहां जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उसके लिए फिजिबल होगा, यानी कि उस कार्बन पर जहां हैलाइड है उस पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो उस पॉजिटिव चार्ज को वो इंक्रीज करेंगे और न्यूक्लियोफाइल इजीली आकर अटैक करेगा। लेट्स सी, so decreasing order of reactivity towards SN2, rate of SN2 is directly proportional to positive charge on carbon, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन दैट कार्बन। उस हिसाब से अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो जो बेस्ट आंसर है वो आ रहा है अपना 2, बिकॉज यहाँ हम 3 रिंग देख रहे हैं जिस पर तीनों पर 2-2 NO2 लगे हैं, लेकिन उनकी पोजीशंस अलग अलग हैं। पहले वाले में ऑर्थो पर नाइट्रो और मैटा पे नाइट्रो है बच्चों, मैटा पर सिर्फ -I लग रहा है, और जो ऑर्थो है यहाँ पर पोजीशन, उस ऑर्थो पर यहाँ कॉन्जुगेशन के साथ साथ ये जो NO2 ग्रुप है ऑर्थो पर -I भी ज्यादा लगा रहा होगा। इसी तरह से यहाँ देखें आप इसके अंदर, यहाँ ये जो NO2 दोनों हैं उनमें दोनों ही -I लगा रहे हैं, और पैरा पर मौजूद जो है वो मेसोमेरिक भी लगा रहा है, रेजोनेंस भी लगा रहा है। अब यहाँ ऑर्थो और पैरा में कैसे कंपेयर किया, ऑर्थो पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्थो पे लगा है तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नाइट्रो का ज्यादा होगा, यहाँ पर नाइट्रो का इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। यहाँ दोनों नाइट्रो मेटा पोजीशन पे लगे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इस को अफेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ कोई नाइट्रो ग्रुप है ही नहीं। उस हिसाब से जो अपना करेक्ट आंसर जाता है वो सेकंड जाता है। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12th नंबर क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज लिखा हुआ है। इसके अंदर एक सेकेंडरी आयोडाइड दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन टर्शी ब्यूटेनॉल से कराई जा रही है। टर्शी ब्यूटेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, लेकिन साथ में हीट भी किया गया है। हम अच्छे से जानते हैं हीट हमेशा किस चीज को फेवर करता है, वो फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शंस को। तो इसमें जरा चलते हैं, इन्होंने बोला मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो बच्चों जो मेजर प्रोडक्ट है उसको बताने के लिए सबसे पहले मैकेनिज्म पर चले तो आयोडाइड निकलकर कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बनकर सेकेंडरी कार्बोकेटायन टर्शरी कार्बोकेटायन में बदला। टर्शरी कार्बोकेटायन बनाने के लिए यहाँ से 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करके आपने 3 डिग्री केटायन बनाया। 3 डिग्री केटायन बनाने के बाद आपको यहाँ 2 एल्कीन मिली। इन दोनों एल्कीन में ये एल्कीन मेजर एल्कीन होगी क्योंकि ये एल्कीन मोर क्राउडेड एल्कीन है, यानी साइजेफ एल्कीन है, और ये एल्कीन जो होगी वो माइनर एल्कीन होगी। तो ये मेजर एल्कीन जिस ऑप्शन में दी गई है वो है अपना आंसर 4। फर्स्ट हम सोच सकते थे, लेकिन फर्स्ट के अंदर सेकेंडरी आयोडाइड को निकालकर वहीं पर जो ग्रुप है वो बीटॉक्साइड ग्रुप लगाया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए सोचें भी तो क्योंकि हीट दे रखा था, तो हीट जो है वो एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है, और अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता भी तो वो 3 डिग्री से बनता, न कि 2 डिग्री से। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का वो होगी ये वाली एल्कीन, जो कि आंसर 4 होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13, काफी इजी क्वेश्चन रहा। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछा गया है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से। इसका रीजन एक तो स्टेरिक क्राउडिंग हो गया, दैट एल्डिहाइड पर क्राउडिंग काफी कम होती है कीटोन से, ठीक है। और यहाँ पर जब एल्डिहाइड का कंपैरिजन एलिफेटिक और एरोमेटिक में किया जाए तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी एरोमेटिक से ज्यादा होती है।
इस तरह से इन्होंने जो 4 नाम दिए उसमें दिया प्रोपेनॉल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल होगी उसमें सबसे बेस्ट होगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के बाद बेंजल्डिहाइड। उसके बाद अगर इन दोनों कीटोन्स में हम लोग कंपेयर करें तो ये कीटोन और ये कीटोन में इस कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ कम। दैट्स व्हाई प्रोपेनॉन की रिएक्टिविटी जो होगी वो ब्यूटेनॉन से ज्यादा होगी। तो सिंपल ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें पूछा गया है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। बात हो रही है मैग्नेट और परमैग्नेट आयन के बारे में, MnO4 2 नेगेटिव एंड MnO4 नेगेटिव। नाउ कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी ही चाहिए कि दिस इज़ ग्रीन इन कलर एंड दिस इज़ पर्पल इन कलर, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक बात है दोनों की शेप की, दोनों की शेप होती है टेट्राहेड्रल, तो वो हमारे को पता है कि दिस वन। 2 स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल सही ही दिखाई दे रहे थे कि ये दोनों टेट्राहेड्रल हैं, ये ग्रीन है, ये पर्पल है। जहाँ तक बात है इनके डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होने की, यहाँ पर मैग्नीज बैठा है, कौन से स्टेट में बैठा है, +6 में, और यहाँ पर मैग्नीज बैठा है +7 में। आप चाहें इसे VBT से सॉल्व करें, चाहे CFT से सॉल्व करें, कैसे भी देख लें कि अगर मैग्नीज का खुद का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, और अगर ये +6 कॉन्फ़िगरेशन में हुआ तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D1 बचेगा, और अगर ये +7 में हुआ तो D0 कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेगा। इसका मतलब हुआ कि दिस विल बी पैरामैग्नेटिक वेयर एज दिस विल बी डायामैग्नेटिक। जहाँ तक बात है इनके पाई बॉन्ड्स के ओवरलैपिंग की कि वो कौन सी ओवरलैपिंग से बने हैं, तो इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D3s। आपने ये पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे sp3 होता है, dsp2 होता है, और साथ में एक और हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज D3s। अगर आप इसमें बात करें मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये, और यहाँ पे ये D और ये S, अगर हम इसे VBT से सॉल्व करें इंस्टेड ऑफ CFT, दिस इज 3D, ये 4s और ये 4p, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन है D3s हाइब्रिडाइजेशन। नाउ यहाँ पर ये जो 2 बचे ये क्या करेंगे, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में। कितने ऑक्सीजन हैं, 4 में से अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैग्नीज डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, इस तरीके से। तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड बने, ये 4 ये बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। 2 के साथ में पाई बॉन्ड भी बने हैं, वो कौन से पाई बॉन्ड होंगे, तो जो 2 ऑक्सीजन होंगे वो बनाएंगे, वो देंगे अपना 2p, और इसकी तरफ से आएगा 4d नहीं 3d, दिस वन। ये d पाई p पाई ओवरलैपिंग से एग्जैक्टली ये भी होगा 2p और 3d की ओवरलैपिंग से, क्योंकि मैग्नीज का पार्टिसिपेट करेगा d ऑर्बिटल, दिस इज 3d विथ 2p। ये हुआ MnO4 नेगेटिव, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये चारों पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, ये जो पीछे वाले 2 हैं ये बनाएंगे पाई बॉन्ड, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सच बचा रहेगा। जहाँ तक बात है MnO4 नेगेटिव की, इसका स्ट्रक्चर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं Mn डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, इसमें फिर से D3s हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये 4 बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 3, तो 3 पाई बॉन्ड कैसे बने, 3 पाई बॉन्ड बने हैं इनसे, जिसमें से 2 पाई बॉन्ड में तो ऑक्सीजन का तो 2p ही आएगा, मैग्नीज की तरफ से आएगा 3d, दिस इज 2p एंड 3d, और जो तीसरा पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा यहाँ से, उसमें ऑक्सीजन की तरफ से होगा 2p और मैग्नीज की तरफ से होगा 4p। सो देयर विल बी 1 p pi एंड 2 d pi, एंड इन दिस बोथ आर d pi। तो यू कैन से, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट था वो गलत था, बाकी जो 3 स्टेटमेंट थे वो तीनों सही थे। सो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड का एक शानदार क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दे रखी हैं, उससे रिलेटेड हम लोग सवालों को करेंगे। सबसे पहले कहा है कि ए एक कंपाउंड है जिसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट करा दिया जाता है, तो B बनता है। आगे कहा है कि उसी B का ओजोनलाइसिस करते हैं तो C+D बनता है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि B एल्कीन रही होगी, और वो एल्कीन किसी एल्कोहल के
किसी अल्कोहल के एलिमिनेशन से बनी होगी। यानी ए अगर कार्बोनिल है, उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करके अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करके बी एल्कीन बनती है, उसके ओजोनोलाइसिस से सी एंड डी बनते हैं। और अब हम जानते हैं, पीछे से सवाल को सॉल्व करते हैं, सी की कंसंट्रेटेड NaOH से हीट कराते हुए जब रिएक्शन की गई तो पोटेशियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल मिला। तो अगर आप ध्यान दें इस बात पर कि सी एक ऐसा कार्बोनिल रहा हो जिसके पास अल्फा H ना हो, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होगी कैनिजारो रिएक्शन। यानी कि यहां से हम सी का पता कर सकते हैं, तो सी हमारा होना चाहिए PSCHO बेंजल्डिहाइड, यानी कि सी हमारा रहना चाहिए बेंजल्डिहाइड। अब जरा डी पे आते हैं, यानी सी बेंजल्डिहाइड है। डी पर बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक मीडियम के अंदर उससे एक हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल रहा है। इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को देखकर फिर ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं डी की रिएक्शन हम लोगों ने कराई है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा हमें ये प्रोडक्ट मिला, तो इससे हम डी की स्ट्रक्चर पे भी पहुंच सकते हैं। तो डी की स्ट्रक्चर रही होगी CH3COCH3। इसका मतलब बच्चों हमारे पास आ चुकी है सी एंड डी की स्ट्रक्चर। सी एंड डी की स्ट्रक्चर से हम लोग बी की स्ट्रक्चर पर पहुंच गए। यानी कि अगर हम ध्यान दें इनमें ऑप्शंस पर, इस क्वेश्चन में जो गिवन ऑप्शंस पर, तो हम जो बेस्ट आंसर निकालेंगे वो आएगा आंसर 3। उसका रीजन है कि जब हम लोगों ने C6H5CH2CHO को लिया और इसके ऊपर रिएक्शन कराई CH3MgBr की, ये देखिए, तो हमें मिला यहां से एक अल्कोहल C6H5, ये हमें यहां पर अल्कोहल मिला। इस अल्कोहल का आगे जाकर हम लोगों ने H+ के साथ किया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी एल्कीन। तो ये हमें यहां पर एल्कीन मिली। थर्ड में H की जगह CH3 है, हम हर जगह H की जगह CH3 कर देंगे। इस एल्कीन का, जो कि बी एल्कीन है, इस बी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया तो इससे हमें मिले C6H5CHO बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। यानी ये C और ये D, जिसको हम पहले ही पहचान चुके थे कि जो C रहा होगा वो बेंजल्डिहाइड रहा होगा, D एसीटोन रहा होगा। इन दोनों को मिलाकर जो B एल्कीन बनेगी वो ये बनी है। और ये पूरा जो प्रोसेस किया गया ये कौन से ऑप्शन से किया गया? ऑप्शन 3 C6H5CH2COCH3 यानी फिनाइल प्रोपेनॉन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की गई, अल्कोहल बनाया गया, एलिमिनेशन द्वारा एल्कीन बनाई गई, ओजोनोलाइसिस करके एल्डिहाइड कीटोन बनाए गए। उस एल्डिहाइड ने दिया कैनिजारो और उस कीटोन ने दिया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस तरह से काफी अच्छा क्वेश्चन था। और अगर हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देकर काम करें और सवाल को ध्यान से पढ़ें तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 16 है, जिसके अंदर एक तो दिया गया है सैलिसिलिक एसिड और एक उसका दिया गया है पैरा आइसोमर। इसके तीनों ही आंसर देने पड़ गए क्योंकि इसमें लिखा था कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू देम। ए, स्मॉल ए में एक स्टेटमेंट दे रखा है, ए बी दो कंपाउंड बना के दिए हुए हैं, स्मॉल ए स्टेटमेंट दिया हुआ है, बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइन देन ए। ऑब्वियस है क्योंकि ये पैरा है और पैरा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म, पैरा ज्यादा बेटर फॉर्म में आता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एज कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि सिमेट्रिक पैकिंग होती है उसकी। फिर बी ऑप्शन है आपका, नॉट ऑप्शन सॉरी, बी स्टेटमेंट है, बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। बच्चों ए के अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा और इसके बीच होगी इंटर। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से बेटर होती है इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी बी का ए से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर आता है बी डिजॉल्व्स मोर रेडिली देन ए इन वाटर। जिन मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू इंटर वालों के। तो जो बी वाला है वो पानी में बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। उस हिसाब से ए एंड बी एंड सी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ऑप्शन था ओनली ए इज करेक्ट,
सेकंड था ए एंड सी आर ट्रू, थर्ड था बी एंड सी आर ट्रू, फोर्थ था ए एंड बी आर ट्रू। तो जो बेस्ट आंसर दिया गया वो दिया गया 2, 3 एंड 4, क्योंकि ओनली ए तो नहीं है ना करेक्ट, ऑल करेक्ट थे उसमें। तो जो आंसर आए वो आए 2, 3 एंड 4। बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। इसमें हमें एक कंपाउंड बना के दिया हुआ था जिसमें फिनोलिक OH, एल्कोहलिक OH में सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी हर तरह की एल्कोहलिक OH दे रखी है। उसके बाद ये कहा गया इन सारे OH के H को उन्होंने नंबरिंग की हुई है, वहाँ A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है, ये D दिया है। उसके बाद कहा गया क्रोमिक एनहाइड्राइड के बाद जब रिएक्शन हो जाती है क्रोमिक एनहाइड्राइड से इसकी, द प्रोडक्ट P, ये P प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चों। ये गिवन था, CrO3 से रिएक्शन करा के हमें P बनाना था। फिर द प्रोडक्ट P गिव पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज OH ग्रुप। हम अच्छे से जानते हैं बच्चों सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट एल्कोहल देता है, यानी कि क्रोमिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद जो भी एल्कोहल ग्रुप बचा होगा वो इस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल की कोई रिएक्शन CrO3 से होती नहीं है, ये सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में बदल गया, ये प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में बदल गया बेटा। टर्शरी एल्कोहल में हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये टर्शरी एल्कोहल था। तो जो बचा रहेगा वो कौन, टर्शरी एल्कोहल, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस लैब टेस्ट के लिए, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट के लिए। तो आंसर गया सेकंड, जिसमें लिखा था बी ओनली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो कि रिलेटेड है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, इसमें जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं, उनके बारे में एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनाया गया, जिसमें एक तरफ तो मेडिसिन दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है कि वो किस तरह की मेडिसिन है। जैसे पहला रैनिटिडिन है, फिर नार्डिल है जिसको फिनाइलजीन कहते हैं, फिर क्लोरमफेनिकॉल है, फिर ये है डायमेटैन, ठीक है, जो कि ब्रोमफेनेरामीन होती है। अब इसके बारे में सामने ABCDE के अंदर मैच कराने थे, जिसमें गिवन है एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामाइन, एंटासिड एंड एनाल्जेसिक। तो बच्चों हमें इन मेडिसिन की कैरेक्टरिस्टिक को उनसे मिलान कराना है। तो उससे जो हमें आंसर निकल के आता है वो आंसर निकल कर आता है 3। क्यों? क्योंकि रैनिटिडिन जो है वो एक एंटासिड है, नार्डिल जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट है, क्लोरमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, और जो डैमेटेन यानी ब्रोमफेनेरामीन है वो होती है बच्चों एंटीहिस्टामाइन ड्रग। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जो मेडिसिन है उनकी नेचर को लेकर, उनके फंक्शनिंग को लेकर दिया गया था। Moving further for question number 19, a very easy question from chemical kinetics chapter। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल, ये रिएक्शन दे रखी है और इनके बारे में इनका आपस का रिलेशनशिप पूछा गया है। एज वी ऑल नो, बहुत अच्छे से हमें पता है कि व्हाट वी कैन से, वी से रेट ऑफ रिएक्शन which is equal to what, जब हम concentration के टर्म में लिखते हैं that is equal to -1/2 dA by dt। This is the minus rate of disappearance of A will be minus dA by dt divided by the stoichiometric coefficient which is also equal to -1/3 dB by dt which is also equal to -1 upon stoichiometric coefficient से नीचे divide होता है, so this is 3/2 which will become 2/3, ये ऊपर चला जाएगा तो dC by dt। आप चाहें तो आगे P भी लिख सकते हैं, बट हमें रिलेशनशिप ABC में दे रखे हैं। माइनस इन तीनों का कैंसिल आउट कर दीजिए, और जहाँ तक बात है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर ये सब एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हुआ इन तीनों का, दिस बिकम्स dA by dt 1/2 which is equal to 1/3 dB by dt which is equal to 2/3 dC by dt। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को पुट कर दीजिए, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम वाली टर्म तीनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगी, इस 2 को इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट वी गॉट, dNA by dt is equal to 2/3 dNB by dt which is equal to 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, it will become 4/3 dNC by dt। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आराम से आंसर आ जाता है। मूविंग फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 20, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बजाय बेटर आई शुड से इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट।
वी ऑल नो दैट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये रिमूव कर लेता है या मान लीजिए ले लेता है, किसको ले लेता है? वाटर ऑफ हाइड्रेशन को. मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका है एंड वट एवर बी द कॉम्प्लेक्स और डॉट XH2O आपने लिख रखा है, तो ये लेगा हमारे डॉट XH2O वाले पार्ट को, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा बिकॉज इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नाउ इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कह रही है कि 13.5% लॉस होता है वेट में. यहाँ से आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक मास गिवन है, यू कैन गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड. आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड कम्स आउट टू बी, यानी इसके एक, अगर आप मोलर मास बोलें या मॉलिक्यूलर मास बोलें, दिस इज इक्वल टू 265. उसमें से कितना लॉस कर रहा है ये? 13.5%. क्यों लूज कर रहा है ये? किसका मास होगा? तो ये मास होगा वाटर का. तो मास ऑफ वाटर लॉस्ट विच विल बी इक्वल टू, जो कि बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने लिया, ये कौन सा मास है जो प्रेजेंट है वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह, जो कि ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा. दिस कैन बी इक्वल टू 265 इंटू 13.5 अपॉन 100. अगर आप उसके मोल्स निकालना चाहें मास की बजाय, डायरेक्ट मोल ही निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 18. आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड दिस कम्स आउट टू बी 2. By solving we can get the answer. This answer comes out to be 2. इसका मतलब हुआ कि इसके एक मोल के कॉरस्पॉन्डिंग जो बाहर वाटर होगा that has to be 2H2O. बाहर 2H2O अगर होना है, इसके टोटल में जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं? 6. उसमें से 6 में से अगर 2 बाहर बैठे हैं, वैसे तो आपका आंसर यहीं से आ चुका है कि इट हैज़ टू बी 2H2O, बट अगर 2 बाहर बैठे हैं इसका मतलब अंदर सिर्फ एक होगा. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होगा हमारे कॉम्प्लेक्स का? CrH2O, दिस वन विल बी H2O. कितने थे? 6 थे. 6 में से 2 बाहर हैं, इसका मतलब 4 अंदर हुए. Cl2Cl डॉट 2H2O. दिस हैज़ टू बी द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर हमें 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन को रखना है. 6 में से 2 बाहर होंगे, 4 अंदर होंगे. क्रोमियम +3 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 6 टोटल अंदर, 1 क्लोराइड बाहर होगा एंड दिस हैज़ टू बी द कॉम्प्लेक्स A. Moving further for the question number 21, a question from electrochemistry. A good question. What they have given a reaction and in which they say कि by 2 ampere current passed for 8 minutes and the amount of Cr+3 obtained is given as this, and they are asking the percentage efficiency. Now कैसे निकालेंगे हम percentage efficiency? उसके लिए पहले हम निकालते हैं कि theoretically what should be the weight of Cr+3 obtained. Percentage efficiency will be nothing but the actual weight obtained which is given in the question divided by the theoretical, how much कि कितना डिपॉजिट होना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, कितना बना है, divided by कितना बनना चाहिए था into 100. Now कैसे निकालेंगे हम कि theoretical weight of Cr+3 to be obtained? यहाँ से चलते हैं. This one, moles of electron बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फेराडे. हाउ मच मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज. वी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने फेराडे चार्ज के पास करेंगे उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ से चले फिर नंबर ऑफ फेराडेज इज इक्वल टू व्हाट? IT अपॉन 96500. इसको पुट करते हैं. करंट थी हमारी 2, टाइम हैज़ टू बी पुट इन सेकेंड्स में पुट करना है, तो पुट कीजिए 8 × 60 डिवाइडेड बाय 96500. ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर इसके 6 होते हैं तो क्रोमियम के कितने बनते हैं? 2. तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल्स ऑफ Cr+3 डिपॉजिटेड या फॉर्म्ड, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू कि हाउ मच इट शुड बी फॉर्म्ड, विच विल बी इक्वल टू 2 × 8 × 60 अपॉन 96500 इंटू, क्योंकि 6 जब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो उसके 2 मोल बनते हैं, यानी 6 से 2 बनते हैं तो 1 से कितना बनेगा? 2/6, विच इज़ नथिंग बट 2/6 लिखें या 1/3 लिखें. ये हुआ मोल्स ऑफ Cr+3 फॉर्म्ड. व्हाट इज द मास ऑफ Cr+3 फॉर्म्ड? दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू. ये जो हम निकाल रहे हैं ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज इक्वल टू 2 × 8 × 60 अपॉन 96500 इंटू 2/6
इंटू 52. व्हाट इज 52? एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम. तो हमें ये मिल गया मास. परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? दिस वन, द एक्चुअल मास फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल मास फॉर्म्ड इनटू 100. परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके. नॉट द वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन, which is equal to 0.104, which is the actual mass, divided by this one, the theoretical mass, into 100. और आप करके कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, it comes out to be 60%. तो that is the percentage efficiency is 60%. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए. एक बहुत आसान सा क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट. They have given this much 6.023 into 10 raised to power 22 molecules are present in 10 ग्राम ऑफ X. यहाँ से इतने मॉलिक्यूल्स हैं और वेट ये है. हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकालते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोज नंबर, दिस इंटू 10 रेज टू पावर 23. और ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स. और नंबर ऑफ मोल्स हम मास से भी निकाल सकते हैं. एक तरफ से मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाले, एक तरफ से मैं मास से निकालूंगी, विच इज़ द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास. लेट एम नॉट बी द मोलर मास ऑफ एक्स. यहाँ से बहुत इजीली एम नॉट की वैल्यू आ रही है. दिस कम्स आउट टू बी 100 ग्राम पर मोल. ये हुआ इसका मोलर मास. बहुत आराम से निकल गया. नाउ दे आर सेइंग 5 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 2 लीटर. यू हैव टू गिव द मोलारिटी. मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर. सो व्हाट हैज टू बी द मोलारिटी? 5/100 जो कि हुए उसके मोल डिवाइडेड बाय 2. आंसर कर दीजिए एंड दिस इज लाइक द फाइनल मोलारिटी. मूविंग फर्दर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और यू कैन से redox titrations. 10 ml of 0.1 N फॉस्फेनिक एसिड. इवन अगर आपको पता ना भी हो कि फॉस्फेनिक एसिड क्या होता है, वैसे वो अलग बात है कि फॉस्फेनिक एसिड इज नथिंग बट H3PO2. हाइपोफॉस्फोरस एसिड को ही फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं. बट इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज फॉस्फेनिक एसिड एंड व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ दिस, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि गिवन इसकी नॉर्मेलिटी ही थी. हमें पता है N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द एसिड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द बेस. तो वी कैन डायरेक्टली राइट N1V1 इज इक्वल टू N2V2. इसका एन फैक्टर 1 होता है, बेसिसिटी इसकी 1 है, बट उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वी आर गिवन विद द नॉर्मेलिटी. हमें नॉर्मेलिटी ही गिवन है. तो इक्वेट कराइए. 10 into 0.1 must be equal to 0.1 into V and V comes out to be 10. और ये ml में ही आ रहा है क्योंकि इधर हमने जो वॉल्यूम पुट करा है वो ml में ही है. तो सीधा सीधा क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए. A question from the chapter solution and colligative properties, osmotic pressure पे based. They have given 2 solutions, 0.73 gram of protein A in this much of solution and 0.1.6 gram of protein B in this much of solution, and these both are isotonic. आप लोगों को ये पता ही होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है? मतलब दे आर सेइंग पाई ए इज इक्वल टू पाई बी. पाई ए इज नथिंग बट सी ए इंटू आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अगर ए की हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो 0.73 डिवाइडेड बाय एम ए. व्हाट इज एम ए? एम ए इज द मोलर मास ऑफ ए अपॉन जो वॉल्यूम है, क्योंकि मुझे मोलारिटी पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी विच इज नथिंग बट एन बाय वी आर टी. तो मोल्स मैंने मोलर मास को एम ए माना डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर टी must be equal to 1.65 divided by the molar mass of B into RT. ये नीचे आ जाएगा 1 इसलिए आएगा क्योंकि दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है. RT से RT कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या करना है हमें रेशो निकालना है MA अपॉन MB का और उसे नियरेस्ट इंटीजर, उसे 100 से मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट इंटीजर पे लेके जाना है. तो MA अपॉन MB जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 1.769. और जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है और नियरेस्ट इंटीजर पे लेके जाना है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 100 इट विल बिकम 176.9. और क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर पे लेके जाना था, आंसर विल बी 177.
because it has to be rounded off to nearest integer. पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों अमीनो एसिड से, और पूछा गया है द नंबर ऑफ CO ग्रुप प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड ऑफ ASP, ग्लू एंड LYS. ASP, ग्लू एंड LYS. ASP मतलब एस्पार्टिक एसिड, GLU यानी ग्लूटामिक एसिड, LYS यानी लाइसिन. तो बच्चों हमें इन तीनों अमीनो एसिड का एक ट्राइपेप्टाइड बनाना था और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ CO ग्रुप को बताना था स्ट्रक्चर बना के. तो जब हम इस तरफ रखेंगे तो हमें एस्पार्टिक एसिड रखना होगा. हम जानते हैं जब भी हम पेप्टाइड बनाते हैं तो N टर्मिनल को लेफ्ट रखा जाता है और C टर्मिनल को राइट रखा जाता है. ठीक है, तो ये NH2CH और इसका जो ये जो साइड चेन ब्रांचिंग वाला जो आपका COOH है, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, दैट्स वाई CH2COOH. और यहाँ जो COOH है वो अगले वाले के अमाइन NH2 ग्रुप के साथ कंबाइन हो गया. यानी एस्पार्टिक एसिड का ब्रांच वाला COOH फ्री है, ये इधर NH2 है, इधर COOH का OH इधर वाले के NH2 के साथ, यानी कि किसके, ग्लूटामिक एसिड के NH2 के साथ कंबाइन हुआ. ये एक अपने को एमाइड लिंकेज मिला. अब जो ग्लूटामिक एसिड का COOH है वो लाइसिन के, जो लाइसिन है उस लाइसिन के अमाइन ग्रुप के साथ कंबाइन हुआ और अब इस तरह से हमें ये एक ट्राइपेप्टाइड मिला, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन से मिलकर बनने वाला. अब हम इनमें देख लेते हैं CO कितने होंगे. देखिए एक CO यहाँ है, एक CO यहाँ है, ये एसिड का CO, ये अमाइड का CO, फिर से एक एसिड का CO यहाँ पर है, ये CO एमाइड का CO है दिखाई दे रहा है हमें, और ये CO फिर से एसिड का CO है. तो बच्चों टोटल जो CO का नंबर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 5. नंबर ऑफ CO पूछा गया था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ CO ग्रुप्स, द आंसर इज 5. तो यहाँ जो ट्राइपेप्टाइड है, जो स्ट्रक्चर हमें बता रही है, उसमें CO की जो संख्या होगी वो 5 हो जाएगी.